मेरे साथ हैं केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, राज्यसभा सांसद व छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम जी माथुर जी जैसलमेर आए हैं, अपने निजी कार्यक्रम में आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। ओम जी से पूछेंगे क्या हालात है राजस्थान में, किस तरह जो है सरकार की वापसी कराएंगे। छत्तीसगढ़ में भी प्रभारी ये जहां जा रहे हैं वहां सरकार वापस लौटी है, चाहे गुजरात हो चाहे यूपी के ही प्रभारी रहे। जहां जहां ओम जी ने प्रभार संभाला है तो वहां पे भाजपा की सरकार बनी है। तो हम इनसे ये पूछेंगे किस तरह राजस्थान में ये अपनी महती भूमिका निभाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी जो प्रभारी है वहां पे भी वापस सरकार लाने में महती भूमिका। ओम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, इस साल चुनाव हो रहे हैं, किस किस प्रकार की चैलेंज है, किस प्रकार सत्ता भाजपा की राजस्थान में आए तो आपके लिए आप किस तरह प्रयास करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, चाहे वो छोटा या हो बड़ा हो, एक चैलेंज के रूप में लेती है। कहीं पे भी किसी प्रकार की हमारी सिस्टम में कमी ना रह जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव का समय देख के चुनाव के काम में नहीं लगती। एक चुनाव खत्म होते ही अगले 5 साल वाला आने वाले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। और इस समय पिछले 5-10 सालों में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बूथ से भी नीचे यानी पन्ना प्रमुख तक जाने लगी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक भी पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन, राजस्थान में भी लगभग 3 सम्मेलन 20-25 हजार संभाग वाइज हो चुके हैं। तो इसलिए चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से लगी है। और जिस प्रकार से पिछले 4-4.5 वर्षों में अभी वर्तमान सरकार कांग्रेस लीड जो चल रही है, मैं ये मानता हूं कि मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी का तीसरा टर्म है, इससे निकम्मी नाकारा सरकार कभी नहीं रही। क्योंकि पहले दिन से इनके आपसी झगड़े शुरू हो गए। एक व्यक्ति कुर्सी पे चिपका रहना चाहता था, दूसरा व्यक्ति कुर्सी पे उखाड़ के खुद बैठना चाहता था। उस उलझन में डेवलपमेंट राजस्थान का था, ग्रामीण विकास था, लोगों का भला था, यानी समाज जीवन का कोई भी वर्ग आज इस वर्तमान सरकार से प्रसन्न नहीं है। इसलिए एक हमें वो प्लस है, प्लस हमारा कार्यकर्ता का जो वर्किंग है नीचे बूथ स्तर पर, उसको लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी, मैं लगातार छत्तीसगढ़ की भी प्रवास कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से सरकार हम दोनों जगह बनाने वाले हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा टिकट वितरण का? जैसे गुजरात का जो फॉर्मूला क्या राजस्थान में रिपीट होगा, या कहा जाएगा जैसे वहां कई ऐसे वरिष्ठ लोगों के भी जो टिकट काटे, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, तो वो फॉर्मूला क्या राजस्थान रिपीट होगा? गुजरात एक अपने आप में अलग स्टेट है। गुजरात में हम पिछले 28-29 वर्षों से लगातार सरकार में है, 29 वर्षों से। लेकिन हर स्टेट का फॉर्मूला हर स्टेट में लागू नहीं होता। लेकिन चुनाव का अगर आप पिछले चुनाव का भी देखेंगे तो हमारे यहाँ 30 से 40% चुनाव चेहरे बदले जाते हैं टिकट वाइज। तो जीत का मुख्य आधार रहेगा कौन जीत सकता है, और वो निश्चित रूप से हम कई प्रकार के नीचे से फीडबैक लेते हैं, हमारे संगठन से भी फीडबैक लेते हैं, कुछ एरिया के कुछ प्रमुख लोगों से भी फीडबैक लेते हैं, फिर भिन्न भिन्न प्रकार के आप लोग जो सर्वे करते हो उनसे भी फीड लेकर देते हैं। इसलिए कोई गुजरात का फॉर्मूला बदलने का या वो यहाँ का फॉर्मूला वहाँ, हर स्टेट की रणनीति अलग बनानी पड़ती है। इसलिए निश्चित रूप से, और टिकट आप पिछले अगर 4 चुनाव भी देखेंगे तो लगभग 30 से 40% तो टिकट बदलते ही बदलते हैं स्वाभाविक रूप से। और भारतीय जनता पार्टी आज इतनी विराट पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो आखिर हमने नए लोगों को जोड़ा इसलिए बनी है, और निरंतर नए लोग आने ही चाहिए। और जब हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे युवा अगर देश है तो वो हिंदुस्तान है, तो युवाओं का भी मौका मिलना चाहिए। तो हम हर दृष्टि से विचार करके फिर टिकट वितरण करेंगे। उम्र दराज जैसे लोगों की टिकट काटने की बातें थी, ये बीजेपी ने जो है सेंटर ने आपका एक पैमाना फिक्स किया था, इतने जो ज्यादा उम्र के एक हमारी मान्यता है कि भाई एक सीमित एरिया से लगातार चल रहे हैं तो नए लोगों को लाना चाहिए, लेकिन ये कोई डेडलाइन नहीं बनी हुई है। हम मूलतः हमारी वो सीट कौन निकाल पाएगा, तो ये उसमें जीत का देखिए, लोकतंत्र में हेड गिने जाते हैं, तो अगर हेड ही हम नहीं लाएंगे तो फिर सरकार कैसे आएगी। इसलिए कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन हमारा मान्यता है कि नए जवान लोग, नए युवा लोग, क्योंकि युवाओं का देश है, युवाओं में इनिशिएटिव ज्यादा होता है, युवाओं में काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बुजुर्गों को या बड़ी आयु के लोगों को एकदम बाहर करेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। जीत का दायरा मान करके टिकट वितरण होंगे।
और जहां तक चेहरे की बात है ना, तो राजस्थान की वक्त में चेहरा की बात आ रही है, ना छत्तीसगढ़ में आ रही है, तो आपको लगता नहीं किस चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मैं लगभग 10 से 12 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। ये निर्णय हमारा राजस्थान, देखिए हमारी पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक जाति की पार्टी नहीं, एक क्षेत्र की पार्टी नहीं। हमारी पार्टी का एक सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम है पार्लियामेंट बोर्ड हमारा। तो पार्लियामेंट बोर्ड देख करके नीचे से रिपोर्ट लेकर के, पार्लियामेंट कोई अपने मन से नहीं करता, नीचे के स्टेज वाइज वो तो कई बार, अब जैसे मैंने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, चेहरा का नहीं था, हरियाणा में चुनाव था, चेहरा नहीं था, मैं उत्तर प्रदेश में गया, इतना बड़ा प्रदेश, 405 में से हमारे पास सिर्फ 47 सीट थी, हमने बिना चेहरे के लड़ा, लेकिन कई जगह चेहरे से भी चुनाव लड़ा। ये निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं है। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड जो भी निर्णय करेगा, इस समय हमारा चेहरा कमल का फूल है और कमल का फूल लेकर के हम कार्यकर्ता को यही कहते हैं कि परमानेंट चेहरा हमारा कमल का फूल है, उसको लेकर हम मैदान में जाए, अभी उसी ताकत से लगे। लेकिन ये निर्णय चेहरा होगा या नहीं होगा, ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा और जो बोर्ड तय करेगा हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता उसके अनुसार आगे बढ़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, कांग्रेस में कई बार गुटबाजी की बात ऊपर ली है, लेकिन बीजेपी में भी गुटबाजी की बातें आती है। वसुंधरा का गुट, पुनिया जी का गुट, वसुंधरा खुद अभी देव दर्शन यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, तो ये इसके क्या निकालना चाहिए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये राजनीति जहाँ रहेगी वहां मत भिन्नता जरूर रहेगी, जिसको अपन गुट कहते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी को लेके अंतोगत्वा सेंट्रल नेतृत्व ने पर्यवेक्षक भेजा कि सचिन जी का, अशोक जी का झगड़ा बंद हो, और आपने देखा होगा पर्यवेक्षक घंटों इंतजार करते रहे और लगभग 90 से ज्यादा विधायक पर्यवेक्षक के सामने मीटिंग में नहीं गए। तो ये वहां की ऐसी गुटबाजी आपको दिख सकती है। 50 बार पिछले 4 साल में दिल्ली बुला बुला करके समझाया होगा, लेकिन आज भी जो बिलो दी बेल्ट एक दूसरे को बोल रहे हैं वो आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी में स्वाभाविक है महत्वाकांक्षा, अच्छा मैं बताऊं, कोई भी काम करेगा तो महत्वाकांक्षा क्यों नहीं होगी, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं। भाई कोई व्यापारी जैसे हो मान लो, तो उसका टर्नओवर 1 करोड़ का, तो वो सोचेगा अगले साल 2 करोड़ का हो। कोई सरकारी अधिकारी होता है तो मान लो आज एक्शन है तो वो सोचा मैं एससीए कैसे बनूं। मीडिया वाला भी आप जैसे भी कोई हो तो वो सोचता है मैं एक स्टेट का हूं तो 2 स्टेट का ब्यूरो चीफ कैसे बनूं। तो महत्वाकांक्षा किसी व्यक्ति को रखना अपनी उन्नति के लिए, अपने माइलस्टोन प्राप्त करने में, इसको बुरा नहीं मानता। लेकिन हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, ऊपर से आदेश आ जाएगा, उसके बाद पूरी पार्टी एकजुट होकर के लगेगी। और ये पिछले आप चुनाव में लगातार देख रहे हैं कि पार्टी किस ताकत से, ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आज कांग्रेस बची कहाँ बताइए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और है अभी हिमाचल में ही मान लो। तो इस 3 जगह के अलावा चौथी जगह कहाँ है कांग्रेस, वो तीसरे और चौथे नंबर के लिए कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर आगे बढ़ी है तो उनके इंटरनल अनुशासन, इंटरनल हमारा लोकतंत्र और हमारे नेताओं का मार्गदर्शन और हमारी पार्टी का सिस्टम, इन सबको लेकर के पार्टी, और इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसलिए जो आपने बताया गुटबाजी, 2 नाम बोले, ये देखिए स्वाभाविक है, हर एक अपना अपना काम करेगा। राजनीति में आगे करना, काम करना, जनता के बीच में जाना सबको अधिकार है, लेकिन पार्टी जो निर्णय करेगी उसके साथ सब हम चलेंगे। लेकिन देव दर्शन जो यात्रा वसुंधरा की निकली, इसके क्या पैमाने निकाले जाए? देखिए, कोई देव दर्शन कर रहा है, अब आप लोगों को आनंद आता है, कोई अपने जन्मदिन अलग तरीके से मनाता है, कोई अपना शक्ति प्रदर्शन दूसरी तरह से लगता है। मैं इसको मानता हूँ कुल मिला करके वो पार्टी को ही फायदा करते, कार्यकर्ता इकट्ठे होते, कोई बाहर के लोग थोड़ी होते। अब 2 दिन मीडिया का ही मैटर बन जाता है, मूलतः तो वहां कमल का फूल ही जाता है, व्यक्ति बाद में रहता है। लेकिन वो ठीक है, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मैं और ये देखिए हर एक की इच्छा रहती है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, और रेस रहती है। और ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में पिछले दिनों थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो या जो भी प्रभारी वगैरह है उनका दायित्व रहता है वो इन चीजों को, और वो देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, वो करते हैं। और अभी जैसे लगातार अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत पे लगातार एक निजी हमले भी कर रहे हैं कि अभी संजीवनी में ये से, तो इन दिनों में लगातार ये जो हमले करना, इसके क्या मतलब निकाला जाए? वैसे तो कुल मिला करके ये सारा विषय कोर्ट में है,
और कोर्ट में विषय होने के नाते मुझे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जिस हल्केपन से अशोक गहलोत जी परसों तो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि वो खुद मुख्यमंत्री है। वो क्यों ईडी का इंतजार कर रहे हैं, क्यों किसी का इंतजार कर रहे हैं? हर जगह ईडी काम नहीं आती है। और कल जिस प्रकार से बयान दिया है, मैं मानता हूं कि एक मुख्यमंत्री के नाते इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। अगर उनको कुछ दिख रहा है, उनके पास कुछ है, तो ये चुनाव आने 4 साल से 3 साल से वो कह रहा चल रहा है, तो जांच तो उनकी एसओजी कर रही है ना। तो एसओजी को कौन रोक रहा है? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक दूसरे को शेर और मात का खेल खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के नाते उनको इस तरह से, और कहीं ना कहीं होगा कि मेरे बेटे को जिस तरह से हराया गया, हारा हुआ, अभी तो जनता हराती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालने के मूड में रहते होंगे। एक अंतिम बात करके खत्म करूंगा। ये जो छत्तीसगढ़ की बात है, वहां पे क्षेत्रवाद इतनी बुरी तरह से हावी है, तो किस तरह आप सरकार को वहां बनाएंगे? बिल्कुल निश्चित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। भूपेश बघेल ने जब से ये सत्ता में आए हैं, उन्होंने एक नया विषय डेवलप किया, छत्तीसगढ़िया नॉन छत्तीसगढ़िया। बिल्कुल। और क्योंकि छत्तीसगढ़ वास्तव में बहुत बड़ी मात्रा में बाहर के लोग भी, क्योंकि मिनरल्स बहुत है, माइंस बहुत है, कोल का बहुत बड़ा काम है, बॉक्साइट का बहुत बड़ा काम है, और ज्यादातर वो ट्राइबल बेल्ट है, तो वो वर्षों से 200-200 साल 300-300 साल से बचे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत तरीके से एक नया विषय डेवलप किया है, छत्तीसगढ़िया नॉन छत्तीसगढ़िया। लेकिन नॉन छत्तीसगढ़िया भी समझ रहे हैं और नॉन छत्तीसगढ़िया भी समझ रहे हैं। और मैं जहाँ जा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल, अभी आप अगर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे या मीडिया में, तो हम हर क्षेत्र में जाके सब लोगों से मिल रहे हैं कि भाई इस तरह से क्या, ये नया विषय क्यों। वहां कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, नीचे जमीन पर नहीं है। लेकिन कांग्रेस दोबारा आने के लिए प्रयत्न कर रही है कि किसी तरीके से विषय डेवलप हो कि छत्तीसगढ़ी अलग हो जाए, नॉन छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने देखो पिछले 65-70 साल तक बांटो और राज करो अंग्रेजों के तरह बांट सोचा है, और इसलिए कभी किसी का तुष्टीकरण करो, कभी किसी का तुष्टीकरण करो, कभी किसी का तुष्टीकरण करो। और अब तो कल परसों आपने देखा होगा, कांग्रेस के पदाधिकारी हफ्ता वसूल करने में ईडी में नोटिस आया और अंदर गए। तो वहां ये उन्हें लग रहा है कि किसी तरह से विभाजन करके हम दोबारा आ जाए, लेकिन वो एक्सपोज हो चुके हैं भूपेश बघेल जी वहां। और ये मान के चलिए जिस प्रकार से हमारी पार्टी सक्रिय है, आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 90% पैसा उपयोग नहीं किया और दूसरे पैसे में लगा दिया। और कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां जनता दुखी है। हम फार्म इकट्ठे कर रहे हैं कि जो दायरे में आ रहे थे, एक एक तहसील में हजारों फार्म इकट्ठे हो रहे हैं कि हमको मकान नहीं मिला। और अगर आप छत्तीसगढ़ की मीडिया को देखेंगे, लोकल मीडिया को, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो बेचारे मकान से वंचित लोग हमारे साथ नहीं आ रहे। और हम इसको एक बड़ा इशू बनाए और बन गया वो इशू। तो इसलिए भूपेश बघेल जी, आप जानते हैं कि वो कितने पॉलिटिकल में माहिर है, तो वो नए नए विषय खोजते रहते हैं, इसका कोई ज्यादा असर नहीं बना। लेकिन बीजेपी वहां पे एग्रेसिव नहीं है जितनी होनी चाहिए चुनाव। अगर आपने मेरा प्रभारी बनते ही पहला विषय, मेरा शब्द सुना एयरपोर्ट पे आपके बीच में, तो आपके चैनल ने भी खूब चला। मैंने कहा मैं राजस्थान का व्यक्ति हूं, मैं एग्रेसिव चुनाव लड़ूंगा। और एग्रेसिव का ही परिणाम है कि पिछले 15 दिनों में हमारे 5 पदाधिकारियों को नक्सलियों ने मारा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव होकर के चुनाव मोड में नहीं जा रही। अब वापस 2 तारीख से 6 दिन तक वहां हूं, पूरी ताकत से हम एग्रेसिव मोड में लगे। पूरी टीम बदली हमने, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सारे पदाधिकारी, और हम पूरे एग्रेसिव मोड से जनता के बीच में जा रहे हैं। ये थे केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम जी माथुर, जिसमें आए। उन्होंने इसे बताया कि छत्तीसगढ़ में पार्टी एग्रेसिवली होकर काम कर रही है और हम लोग पुनः सत्ता में लौटेंगे। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में पूरी तरह पार्टी एक है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, पूरी पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ेगी और एक बार फिर राजस्थान में सत्ता में वापस लौटेगी। विमल भाटिया, जैसलमेर।